Assalamualaikum students, how are you? I hope you are fine. Today our topic is about nucleus which is an important organelle of the cell. हमारी जो MD-CAT की रिक्वायरमेंट है टॉपिक डी, उसमें ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल में से एक टॉपिक है न्यूक्लियस का। ठीक है, सबसे पहले न्यूक्लियस स्टार्ट करने से पहले हम जो है उसकी डिस्कवरी के बारे में देखेंगे कि उसको कैसे डिस्कवर किया गया और न्यूक्लियस का जो नेम है ये कैसे ड्राइव हुआ। ठीक है, सबसे पहले तो अगर हम देखें तो जैसे ये न्यूक्लियस आपको वर्ड नज़र आ रहा है, सम हाउ साइंटिस्ट का ये ख्याल है, यानी कि जिसकी जो डिस्कवरी हुई किस तरह से इसका नेम रखा गया है, ये सीड है। सीड एक्चुअली सीड से ही आगे जो है ये वर्ड निकाला गया है न्यूक्लियस का, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रल पोर्शन होता है सेल का। ठीक है, इस वजह से सीड जो है उस ये भी कहा जाता है कि इसका जो वर्ड है वो ड्राइव किया गया है सीड से। ठीक है, फर्दर अगर हम इसे देखें तो 1831 में हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है जी, रॉबर्ट ब्राउन जो है इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को 1831 में। ठीक है, ये हमारे पास एमसीक्यू पूछ लिया जा सकता है कि जो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन ने वो किस सन में किया, तो 1831 है, या फिर ये साइंटिस्ट का नाम पूछ लिया जा सकता है कि जो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया वो किसने किया, तो वो हमारे पास है रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो हम प्रेजेंस देखते हैं न्यूक्लियस की, कि न्यूक्लियस की जो प्रेजेंस है वो किस सेल में किस जगह पे होती है। ठीक है, प्रेजेंस की अगर हम बात करें तो जैसे हम अगर एनिमल सेल की बात करें, एनिमल सेल, तो एनिमल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रल पोर्शन होता है, सेंट्रल पोर्शन में, यानी कि जो सेल है इसके बिल्कुल ऐसे सेंटर में। ठीक है, एनिमल सेल में। ठीक है, तो ये भी एमसीक्यू पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो हम बात करते हैं प्लांट सेल की। एनिमल सेल में जैसे हमने देख लिया कि सेंटर में होता है, और अब हम देखेंगे प्लांट सेल को। प्लांट सेल में एक एक्सेप्शन ये होती है कि जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के बिल्कुल सेंटर में नहीं होता, जबकि पेरिफेरी की तरफ पुश्ड होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। ठीक है, यानी कि प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरी की तरफ पुश्ड होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल इन द प्लांट सेल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, कि जो प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में होता है या पेरिफेरी की तरफ, अगर पेरिफेरी में होता है तो क्यों होता है? क्योंकि उसमें प्रेजेंस होती है लार्ज वैक्यूल की। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो प्रोकैरियोट्स हैं इनकी बात कर लेते हैं। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स जो हैं इनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, जबकि अगर हम एनिमल्स की और प्लांट्स की बात करें तो इनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जबकि जो प्रोकैरियोट्स जिसमें यानी कि बैक्टीरिया वगैरह, इनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि जो न्यूक्लियस होता है वो इरेगुलर शेप का होता है। ठीक है, इरेगुलर। ठीक है, कोई प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता सेल के अंदर। ठीक है, जबकि जो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है वो सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है हमारे पास जो एनिमल सेल्स हैं, प्लांट सेल्स हैं। ठीक है, ये यूकैरियोट्स जो हैं इनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, देन ये हमने बात कर ली प्रेजेंस की, कि किस जगह पे न्यूक्लियस प्रेजेंस होता है एनिमल सेल में, प्लांट सेल में और प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, देन हम देखते हैं कि सेल्स की जो न्यूक्लियस की जो कॉम्पोजिशन है इसकी बारे में अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें वन न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो वो सेल जो है वो मोनोन्यूक्लिएट होते हैं, मोनोन्यूक्लिएट। ठीक है, ऐसे जिनमें 2 पाए जाए, 2, तो वो होंगे बाइन्यूक्लिएट। ठीक है जी, और ऐसे जिनमें मैनी हो, बहुत ज़्यादा हो, 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा हो, तो वो होंगे मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक है जी, ये भी हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और ये पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, कि मोनोन्यूक्लिएट इसका मतलब क्या है कि इसमें कितने न्यूक्लियस, 1 न्यूक्लियस, बाइन्यूक्लिएट में 2 न्यूक्लियस और मल्टी न्यूक्लिएट में मल्टीपल न्यूक्लियस। ठीक है जी, 2 से ज़्यादा। ठीक है,
तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास एक कॉम्पोजिशन आती है न्यूक्लियस के लिहाज से, मोनोन्यूक्लिएट, बाइन्यूक्लिएट एंड मल्टीन्यूक्लिएट, ठीक है। अब फर्दर अगर हम देखें तो हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो न्यूक्लियस कब विजिबल होता है और इसका यानी कि हमारे पास जो सेल डिवाइड है वो किस तरह से होता है, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। विजिबिलिटी की अगर हम बात करें, न्यूक्लियस की विजिबिलिटी की, कि न्यूक्लियस जो है वो किस टाइम पे विजिबल होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो न्यूक्लियस जो है, जब सेल, हमारे पास जो सेल है ये नॉन डिवाइडिंग फेज में होता है, नॉन डिवाइडिंग फेज में होता है, उस वक्त जो न्यूक्लियस है वो विजिबल होता है, ठीक है जी। यानी कि जब सेल नॉन डिवाइडिंग फेज में होता है, सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, ठीक है, उस टाइम पे जो न्यूक्लियस है वो विजिबल होता है, ठीक है। अब ये भी एमसीक्यू पूछ लिया जा सकता है कि जो न्यूक्लियस की विजिबिलिटी है वो कब शो होती है, जब सेल डिवाइडिंग फेज में होता है, नॉन डिवाइडिंग फेज में होता है, या कोई और दो ऑप्शन। तो नॉन डिवाइडिंग फेज के अंदर न्यूक्लियस जो है वो विजिबल होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो जैसे आपको ये पूरा एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है न्यूक्लियस का, ठीक है। अब न्यूक्लियस का अगर आप देखें तो इसमें हाईली स्ट्रक्चर आप ये देखें तो इसमें क्रोमैटिन नेटवर्क होता है, ठीक है, जिस तरह से आपको ये नेटवर्क नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ इसका जो सोल्यूबल सैप होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। यानी कि एक आपने नाम जैसे हम जानते हैं साइटोप्लाज्म होता है, ये होता है सेल का जो साइटोप्लाज्म है, और न्यूक्लियस का जो सारी यानी कि फ्लूइड है अंदर वो हमारे पास होगा न्यूक्लियोप्लाज्म, जो सोल्यूबल सैप है वो न्यूक्लियोप्लाज्म होती है, ठीक है। देन अगर हम देखें तो हमारे पास फर्दर अगर हम देखें तो जब सेल डिवाइड करने पे आता है, यानी कि जब सेल की डिवीजन स्टार्ट होती है इन डिवाइडिंग सेल्स, उस टाइम पे अगर हम देखें तो जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस, इसका जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है वो रिप्लेस हो जाता है क्रोमोसोम से। आपके पास ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये जो क्रोमोसोम आपका स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये उस वक्त बनता है जब यानी कि सेल डिवाइड हो रहा स्टार्ट होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि इसका जो न्यूक्लियस का क्रोमैटिन मटेरियल होता है वो रिप्लेस हो जाता है किससे, क्रोमोसोम से, ठीक है जी। और फिर फर्दर आगे अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम जो है उसमें अगर हम ये देखें तो आपको ये एक रीजन नज़र आ रहा होगा, ये वाला रीजन, ठीक है। ये रीजन जो है इसको नाम दिया जाता है सेंट्रोमियर रीजन का, ठीक है। सेंट्रोमियर रीजन वो रीजन होता है जहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स आकर अटैच होती हैं, ठीक है, जो कि क्रोमोसोम को सेपरेट करवाती हैं, पुल अपार्ट करवाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये रीजन नज़र आ रहा होगा काइनेटोकोर का। काइनेटोकोर जो है ये प्रोटीन होती है, ठीक है जी, जो यहाँ पे सेंट्रोमियर रीजन पे ही अटैच है, ठीक है। ये सारा इसका सेंट्रोमियर रीजन है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इस आपको ये पोर्शन नज़र आ रहे होंगे, ये जो है ये सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, ठीक है। सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है ये रेप्लिकाज होते हैं क्रोमोसोम के, ठीक है। अब फर्दर अगर आप ये देखें तो आपको जैसे मैंने ऑलरेडी बात बताई कि जो सेंट्रोमियर रीजन है, ठीक है, अब ये एमसीक्यू पूछ लिया जा सकता है कि जो क्रोमोसोम के ऊपर जो सेंट्रोमियर रीजन है इसका काम क्या है। तो सेंट्रोमियर रीजन का काम ये है कि यहाँ पर आकर स्पिंडल फाइबर्स अटैच होती हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है, और साथ ही काइनेटोकोर प्रोटीन भी अटैच है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो गया इसके जो किस तरह से कि जो क्रोमोसोम है वो आगे फर्दर बनता है जब सेल की डिवीजन जब वो स्टार्ट होती है, ठीक है। देन अगर हम देखें तो हमारे पास जैसे कि इसकी कॉम्पोजिशन है, जो हेरिडिटी मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, कि जो क्रोमोसोम है वो सारा का सारा जो है हमारे पास हेरिडिटी मटेरियल, जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन होती है हेरिडिटिक इन्फॉर्मेशन, वो सारी की सारी क्रोमोसोम में होती है। किस बेस पे होती है कि जो क्रोमोसोम होता है इसके अंदर पाए जाते हैं डीएनए एज वेल एज प्रोटीन्स, ठीक है, और बहुत सारे एसोसिएटेड जीन्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको कैरी कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स इंक्लूडिंग एंजाइम्स from the chemical composition of the nucleus. Nucleus consists of nuclear membrane, nucleoli, nucleoplasm and chromosome. इसको हम फर्दर जो है वो आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास थी इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है इसकी प्रेजेंस क्या है और विजिबिलिटी क्या है, ठीक है।
कब यानी कि हमारे पास न्यूक्लियस विजिबल होता है और किस टाइम पे हमारे पास जो है वो क्रोमोसोम्स विजिबल होते हैं, ठीक है। अब दो चीज़ें मेन यहाँ पे ये है कि न्यूक्लियस उस टाइम पे विजिबल होता है जब सेल जो होता है वो नॉन डिवाइडिंग स्टेज पे होता है, और क्रोमोसोम उस टाइम पे विजिबल होते हैं जब सेल जो है वो डिवाइडिंग स्टेज पे होता है, ठीक है। डिवाइडिंग सेल्स में क्रोमोसोम विजिबल होता है और नॉन डिवाइडिंग सेल्स में हमारे पास न्यूक्लियस विजिबल होता है, ठीक है। देन हम आ जाते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। ठीक है जी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इसको समहाउ हम न्यूक्लियर इन्वेलप भी बोलते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप। जैसे आपको ये डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, ये जो पोर्शन आपको आउटर नज़र आ रहा है ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, ठीक है जी। अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके टू रीजन्स हैं हमारे पास, टू इसके यानी कि साइड्स हैं। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, और एक होती है हमारे पास इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन एज वेल एज इनर मेम्ब्रेन, ठीक है जी। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के दो पोर्शन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने जो न्यूक्लियस का इंटरनल पोर्शन है इसको एक्सटर्नल पोर्शन से, सेल के एक्सटर्नल पोर्शन से सेपरेट करना होता है। यानी कि सेल के अंदर एक होल यानी कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस का अपना एक न्यूक्लियर मटेरियल होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर मटेरियल को सेपरेट करती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल के साइटोप्लाज्म से, ठीक है जी। यानी कि जो सेल का साइटोप्लाज्म है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। तो अब जो सेल के साइटोप्लाज्म है और एक है न्यूक्लियोप्लाज्म, तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, ठीक है, इन दोनों को सेपरेट करने वाली जो चीज़ है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिसे हम न्यूक्लियर इन्वेलप का नाम भी देते हैं, ठीक है। अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है इसका काम क्या है। आउटर मेम्ब्रेन जो है इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारे पास डायरेक्ट होती है हमारे पास RER के साथ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, ठीक है जी, एसोसिएट होती है। जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है इसका काम ये होता है कि इसने एक बैरियर क्रिएट करना होता है इनर पोर्शन के लिए जो कि सेपरेट होता है एक्सटर्नल पोर्शन से, ठीक है जी। अब यहाँ पे तो हमें ये पता चल गया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको न्यूक्लियर इन्वेलप भी बोलते हैं। इसकी टू आगे से लेयर्स, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन एसोसिएट होती है RER के साथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और इनर मेम्ब्रेन जो है इसने सेपरेट करना होता है इनर पोर्शन को, यानी कि बैरियर क्रिएट करती है, ठीक है। इसके बाद ये दोनों जो हैं ये कॉन्टीन्यूस रहती हैं, और यानी कि आप ये देख रहे हैं कि ये कॉन्टीन्यूस हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये एक पोर्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है इसमें आपको ये डॉट्स नज़र आ रहे हैं जिन्हें हम नाम देते हैं न्यूक्लियर पोर्स का, न्यूक्लियर पोर्स। पोर्स कहते हैं सुराख को, छोटे छोटे सुराख होते हैं। जो न्यूक्लियस होता है इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियर पोर्स का नाम देते हैं। इन न्यूक्लियर पोर्स का क्या काम होता है कि इन्होंने एक्सचेंज करवाना होता है सेल और न्यूक्लियस के दरमियान, ठीक है। यानी कि जो सब्सटेंसेस होते हैं वो इन पोर्स से एंटर होते हैं और एक्सक्रीट भी होते हैं, ठीक है। स्पेशली एक्सक्रीटिंग का काम क्या होता है उसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास पोर्शन रहेगा न्यूक्लियोलस का, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देखें सिर्फ इसमें न्यूक्लियर पोर्स होते हैं जिन्होंने जो कि सब्सटेंसेस की एक्सचेंजिंग करवाते हैं इन एंड आउटसाइड, ठीक है जी। अब जो न्यूक्लियर पोर्स हैं इनकी जो अमाउंट होती है वो वेरी करती है सेल टू सेल, ठीक है। वो किस लिहाज से, एक होते हैं हमारे पास डिफरेंशिएटेड सेल्स, और एक होते हैं हमारे पास नॉन डिफरेंशिएटेड सेल्स, ठीक है जी। डिफरेंशिएटेड सेल्स एंड नॉन डिफरेंशिएटेड सेल्स। जो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं इसमें हमारे पास होते हैं इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स होते हैं हमारी बॉडी के जो ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है जी, इरिथ्रोसाइट्स। और नॉन डिफरेंशिएटेड सेल्स जैसे कि एग सेल्स वगैरह, ठीक है जी, एग सेल्स, ये हमारे पास नॉन डिफरेंशिएटेड सेल्स।
अब जो हमारे पास डिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं, इनके अंदर जो पोर्स होते हैं उनकी अमाउंट होती है 3 to 4 मैक्सिमम, ठीक है जी। और जो नॉन डिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं इनमें अबाउट 30,000 पर न्यूक्लियस, ठीक है जी। ये हमारे पास एक वेरिएशन आती है। ये भी जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछा जाता है एमडी कैट में कि जो हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो पोर्स होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स, उनकी जो अमाउंट वेरी करती है सेल टू सेल, वो क्या किस तरह से होती है, ये पूछा जा सकता है कि जो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं उनमें कितने न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, तो उनकी अमाउंट ये है। नॉन डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं उनमें जो एग सेल्स हैं उनमें कितनी अमाउंट होती है, तो वो ये है हमारे पास, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक इसका न्यूक्लियर जो पोर्ट है इसका भी हमारे पास हमने देख लिया कि किस तरह से हमारे पास यानी कि जो न्यूक्लियर पोर्ट है इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो सेल टू सेल वेरी करती है, ठीक है। देन हम जो है वो डिस्कस करते हैं कि जो न्यूक्लियस है इसके अंदर जैसे आपको ये नज़र आ रहा है पोर्शन न्यूक्लियोलस, इसका क्या काम है। न्यूक्लियोलस की अगर हम बात करें तो ये डार्कली स्टेन्ड बॉडी होती है सेल के, जो न्यूक्लियस है इसके बिल्कुल सेंटर में एनिमल सेल्स में, और प्लांट सेल में जो पेरिफेरी की तरफ पुश होता है न्यूक्लियस वो है। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये जो रीजन है सर्कुलर रीजन जो है ये न्यूक्लियोलस, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है। अब ये जो न्यूक्लियोलस है ये डार्कली स्टेन्ड बॉडी होती है। मेनली न्यूक्लियोलस जो है अब होता इस तरह से है कि जो सेल होता है उसमें एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोलाई एक या एक से ज़्यादा जो है, एक होता है या दो भी हो सकते हैं, ये न्यूक्लियोलाई सेल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो है न्यूक्लियोलस, इसको अब हम डिस्कस करेंगे कि इसका काम क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो न्यूक्लियोलस का वो ये है कि राइबोसोम सिंथेसिस, राइबोसोम सिंथेसिस, यानी कि राइबोसोम की सिंथेसिस करना न्यूक्लियोलस का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। द फैक्ट्री फॉर राइबोसोम सिंथेसिस इज न्यूक्लियोलस, यानी कि जो सेल का न्यूक्लियस है इसके अंदर एक पोर्शन होता है न्यूक्लियोलस, वो क्या करता है कि वो राइबोसोम को बनाता है। अब राइबोसोम जब बन जाते हैं तो इन न्यूक्लियर पोर्स के जरिए राइबोसोम जो है वो इस न्यूक्लियस से एक्सक्रीट आउट होते हैं, बाहर निकलते हैं, ठीक है, और जाकर अटैच हो जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे। क्यों? क्योंकि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो डायरेक्टली एसोसिएट होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर सरफेस पे अटैच होते हैं राइबोसोम। तो वो राइबोसोम कहाँ से आते हैं? वो यही होता है काम कि न्यूक्लियोलस क्या करता है कि राइबोसोम की मैन्युफैक्चरिंग करता है, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग के साथ इन न्यूक्लियर पोर्ट से राइबोसोम जो है वो एक्सक्रीट आउट होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करते हैं, फ्रीली फ्लोट करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे जाकर अटैच हो जाते हैं। और फिर फर्दर राइबोसोम का काम क्या होता है कि इन्होंने जो है वो आगे प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होती है, ठीक है। अब जो न्यूक्लियोलस है इसके 2 रीजन्स होते हैं, 2 रीजन्स, ठीक है जी। पहला कौन सा होता है? पहला होता है पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया, ठीक है जी। पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया जो है इसके अंदर इसका काम क्या होता है कि इसमें मौजूद होते हैं प्रिकर्सर्स ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स, यानी कि राइबोसोम के जो सब यूनिट्स होते हैं उनकी प्रिकर्सर्स इसमें मौजूद होते हैं कि राइबोसोम के सब यूनिट्स इसमें बनने होते हैं पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया में, ठीक है जी। अब जो राइबोसोम के सब यूनिट्स हैं जैसे वो तो हमें पता है कि एक लार्जर यूनिट होता है और एक स्मॉलर यूनिट होता है, ठीक है जी, 70S 80S, ठीक है। ये प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में वेरिएशन होती है, ठीक है। तो जो राइबोसोमल सब यूनिट्स के जो प्रिकर्सर्स हैं वो बनते हैं इसके पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया में। ये भी जो है एमडी कैट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक रीजन का काम ये होता है। दूसरे रीजन का काम क्या होता है? दूसरा रीजन होता क्या है? वो होता है सेंट्रल फाइब्रिल एरिया, सेंट्रल फाइब्रिल एरिया।
सेंट्रल फाइब्रिल एरिया जो है इसकी अगर हम देखें तो इसमें मोस्टली वेट होता है आरएनए का और आरडीएनए का। आरएनए मीन राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरडीएनए मीन राइबोसोमल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है जी, आरडीएनए। तो सेंट्रल फाइब्रिल एरिया जो है इसकी मोस्टली कंपोजिशन आरएनए एंड आरडीएनए के ऊपर होती है, आरडीएनए के ऊपर, ठीक है जी। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछा जाता है। अब हमने न्यूक्लियोलस जो है इसके 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ ली। एक तो हमने इसका फंक्शन भी देख लिया क्या है, दूसरा हमने इसके रीजन्स को देख लिया, ठीक है, और तीसरी खास बात ये है कि इसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है, ये विदाउट मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और इसका जो रीजन है वो हमारे जो न्यूक्लियर रीजन है इसके साथ बिल्कुल सबमर्ज्ड होता है, ठीक है, कोई स्पेसिंग नहीं होती। न्यूक्लियोलस के 2 रीजन्स, जिसमें हमने एक पहला रीजन पढ़ा पेरिफेरल ग्रैनुलर रीजन, जो कि एसोसिएट होता है हमारे पास, जो हमने देखा कि राइबोसोम के जो सब यूनिट्स के प्रीकर्सर्स हैं उनके साथ, और सेंट्रल फाइब्रिल एरिया जिसमें हमारे पास मोस्टली कॉम्पोजिशन आती है आरएनए की और राइबोसोमल डीएनए की, ठीक है जी। ये हमारे पास था न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब न्यूक्लियोलस के बाद फर्दर अगर हम देखें तो हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाता है क्रोमोसोम का, जैसे कि वहाँ पे बना हुआ है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने ऑलरेडी पहले भी बात की कि एक तो होता है सेल जो डिवाइडिंग फेज में होता है, एक सेल जब नॉन डिवाइडिंग फेज में होता है। जब सेल नॉन डिवाइडिंग फेज में होता है उस टाइम पे न्यूक्लियस विजिबल होता है, और जब सेल डिवाइडिंग फेज में होता है तो उस वक्त जो है हमारे पास क्रोमोसोम है वो विजिबल होते हैं, ठीक है। व्हेन सेल इन डिवाइडिंग फेज, ठीक है जी, जब सेल हो डिवाइडिंग फेज में उस टाइम पे जो क्रोमोसोम है सेल के, क्रोमोसोम्स ऑफ द सेल कह लें, ये जो है ये विजिबल होते हैं, ठीक है जी। और ये इनका स्ट्रक्चर किस तरह होता है कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है जी। जो क्रोमोसोम है डिवाइडिंग फेज, सेल के डिवाइडिंग फेज में ये विजिबल होंगे, और इनका जो स्ट्रक्चर शो होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने ऑलरेडी बात की, अगर हम इनसे अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इसे ऑब्जर्व करें तो हमें ये पता चलता है कि इसका जो सेंट्रल एरिया है, ये जो क्रोमोसोम जहाँ पे, यानी कि ये जो आपको सेंट्रल पोर्शन नज़र आ रहा है ये सेंट्रोमियर रीजन है, ठीक है, जहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स की अटैचमेंट होती है, ठीक है। और साथ इसके एसोसिएटेड ये जो क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, ये जो क्रोमेटिड्स हैं ये रेप्लिकाज होते हैं क्रोमोसोम के, ठीक है। देन फर्दर अगर हम देखें तो जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो सारी की सारी होती है हमारे पास क्रोमोसोम के अंदर, क्योंकि क्रोमोसोम जो है इसमें डीएनए होता है और प्रोटीन होती हैं, और साथ एसोसिएटेड बहुत से जीन्स होते हैं, क्योंकि जीन्स जो है उन्हीं में आगे डीएनए होता है, ठीक है। तो ये जो जीन्स होते हैं ये सारे के सारे जो है क्या कर रहे होते हैं कि अपने अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर की होती है, ठीक है। अब ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो इन जीन्स में स्टोर होती है, जो कि हमारे पास लिंक्ड होते हैं क्रोमोसोम के साथ, तो यही जो है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल आगे यानी कि स्पीशीज़ में ट्रांसफ़र होती रहती है, ठीक है, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेल डिवाइडिंग के प्रोसेस के ज़रिए, ठीक है। देन अगर हम देखें तो जो क्रोमोसोम्स हैं इनकी जो अमाउंट है वो वेरी करती है, ठीक है, स्पीशीज़ टू स्पीशीज़, ठीक है। जिस तरह के हमारे पास बहुत सी एग्जांपल्स यहाँ पे मौजूद हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारे पास जो मैन है, ठीक है, उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। फ्रॉग सेल्स हैं उनमें 26 हैं। चिंपैंजीज जो हैं उनमें 48 क्रोमोसोम्स हैं। फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला, मेलानोगैस्टर, इसमें जो है वो 8 क्रोमोसोम्स हैं। और क्रोमोसोम इन अनियन 16 और 48 इन पोटैटो एंड 14 इन गार्डन पी। ये सारे जो हमारे पास ये जो लिखी हुई है अमाउंट क्रोमोसोम्स की कि किस इंडिविजुअल में, किस यानी कि स्पीशीज़ में जो ऑर्गेनिज्म है उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, ये जो हमारे पास अमाउंट लिखी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये MTCAT में पूछी जाती है एज ए MCQ के तौर पर, ठीक है। और कुछ एक्सेप्शन ये आती हैं कि जैसे कि नॉर्मल बॉडी सेल्स की अगर हम बात करें तो उनमें डिप्लॉयड सेल होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम नॉर्मल बॉडी सेल्स की बात करें इन डिप्लॉयड कंडीशन, तो उसको हम शो करते हैं 2n से, ये हमारे पास होता है डिप्लॉयड। और डिप्लॉयड सेल अगर हम ह्यूमन बींग्स में देखें, ठीक है, तो वो हमारे पास हमारे यानी कि होते हैं 23 इन पेयर्स।
क्रोमोसोम के 23 पेयर होते हैं, ठीक है। और अगर हम इंडिविजुअल हैप्लॉइड सेल की बात करें, ठीक है, जैसे कि जर्म सेल्स होते हैं, तो जर्म सेल्स जैसे कि मैन में और ड्रोसोफिला वगैरह में शो होते हैं और भी ऑर्गेनिज्म में। तो अगर हम मैन की बात करें तो मैन में जो हमारे पास डिप्लॉयड कंडीशन है क्रोमोसोम की वो 23 है, जबकि अगर हम हैप्लॉइड कंडीशन को देखें तो उसको सिंगल एन से शो किया जाता है, एन, तो ये होती है 46, ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम ड्रोसोफिला की बात करें तो ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर जो है उसमें जो डिप्लॉयड कंडीशन है, ठीक है, उसमें 4 क्रोमोसोम्स, ठीक है, और हैप्लॉइड कंडीशन में 8। तो ये हमारे पास जो है जैसे कि जर्म सेल्स, ह्यूमन स्पर्म्स, एग्स हैव 23 व्हाइल दोज ऑफ ड्रोसोफिला हैव 4 क्रोमोसोम्स, ठीक है जी। तो ये डिप्लॉयड कंडीशन की और हैप्लॉइड कंडीशन की ये बात की है यहाँ पे उन्होंने। अब इसके बाद सारी चीज़ें हमने देख ली कि हमारे पास क्रोमोसोम क्या होता है, ठीक है, क्रोमोसोम का ये स्ट्रक्चर आपको बता दिया, ठीक है। इस स्ट्रक्चर पे आके जो है वो स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं, ठीक है, और ये सारे इसका रीजन जो है सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाते हैं, ठीक है। अब जो न्यूक्लियस है इसका मेन काम क्या है? न्यूक्लियस का जो मेन काम है वो ये है कि ये रेगुलेशन करवाता है जीन एक्सप्रेशन की, ठीक है, यानी कि जो जीन एक्सप्रेशन होता है उसकी रेगुलेशन करवाना और जीन की एक्सप्रेशन करवाना, ये सारा जो है ये काम होता है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस इसे कंट्रोल कर रहा होता है कि जीन किस तरह से एक्सप्रेस होता है, ठीक है। तो इस वजह से न्यूक्लियस जो है इसको ब्रेन भी बोला जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है जी। यानी कि अगर एमसीक्यू में ये पूछ लिया जाए कि द ब्रेन ऑफ द सेल इज़, और नीचे 4 ऑर्गेनल्स के नाम दे दिए हो और बीच में एक न्यूक्लियस भी हो, तो हम जो है वो न्यूक्लियस पर टिक लगाएंगे, क्योंकि जो ब्रेन ऑफ द सेल है वो न्यूक्लियस है। क्यों? क्योंकि ये जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो सारा आगे यानी कि क्योंकि जितनी भी रिप्रोडक्शन होती है वो सारी की सारी डिपेंड कर रही होती है जीन एक्सप्रेशन पे, तो जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने वाला ऑर्गेनल जो है वो न्यूक्लियस है, जिसकी वजह से उसका नाम दिया जाता है ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। तो ये हमारे पास जो था जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बता दिए इस टॉपिक में से जो बन रहे थे, ठीक है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आपको बता दिया, न्यूक्लियोलस के बारे में बता दिया आपको, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में भी आपको बता दिया। ओके जी, थैंक्स।